मोहम्मद घर पहुंच चुका था। वह निशा पर कोई पाबंदी नहीं चाहता था। दूसरी बात यह भी थी कि वह घर से ज्यादा निकलती भी नहीं थी। दिल्ली शहर में जब वे रहते थे तो वहां उनके कुछ रिश्तेदार भी रहते थे। उस आदमी ने कहा, आप उसे वहीं खोजें, बच्चा बाहर तो नहीं गया होगा। वह निशा के साथ बड्ढे पार्क में गया। निशा ने देखा कि बबलू बेंच पर बैठा रो रहा है। उधर से एक सुरक्षा कर्मी भी आता दिखा। निशा बबलू को देखकर जोर जोर से रोने लगी थी। उसने उसे चूमा और सीने से लगा लिया था। कहाँ चला गया था? बबलू ने कहा, मैं तो यही था। वह भी हिचकियां ले लेकर रो रहा था। मैं तो हाइड एंड सीक खेल रहा था। बबलू पता नहीं क्यों अकेले में बातें किया करता है। निशा अक्सर ये बात पीर मोहम्मद से पूछती थी। बबलू ने उसी पार्क में एक कुआं दिखाया जो लगभग 4 फुट ऊंचे ईंटों से घेरा गया था और लोहे के ग्रिल से ढंका हुआ था ताकि कोई बच्चा उसमें न गिर जाए और न कोई उस पर चढ़ पाए। बबलू उस कुएं के पीछे छिप गया था। निशा ने कहा, बेटा ऐसा नहीं करते, अकेले बच्चों को राक्षस ले जाता है। जब मम्मी आवाज लगा रही थी तो क्या आपने सुना नहीं? नहीं मम्मी, मैं तो हाइड एंड सीक खेल रहा था। इसके बाद निशा बबलू को लेकर पार्क से बाहर आई। साथ में वह आदमी भी आया था। उसकी उम्र लगभग 40 की होगी। निशा ने उससे कहा, आपका एहसान है। मुझे तो उस समय कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। आखिर मैं करूं तो क्या? एक तो नया शहर है, पता नहीं क्या उल्टा सीधा दिमाग में घूमने लगा था। व्यक्ति ने कहा, आप नए हैं यहाँ? जी। निशा ने उसे बताया कि वह सेक्टर बी में नई बनी सोसाइटी में रहती है। निशा ने उसे अपना फोन नंबर भी दिया। वह कुछ आगे बारे गई, तभी उसे याद आया कि अरे, मैंने तो उनका नाम भी नहीं पूछा। उसने पीछे मुड़ कर देखा तो वह आदमी जा रहा था। उसने आवाज लगाई और जब उसने देखा तो निशा ने उसको हाथ हिलाया। वह ज्यादा दूर नहीं गया था। वह उसके पास आया तो निशा बोली, सॉरी, मैंने तो आपका नाम ही नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? सरफराज खान। पीर मोहम्मद घर पहुंच चुका था। वह निशा पर कोई पाबंदी नहीं चाहता था। दूसरी बात यह भी थी कि वह घर से ज्यादा निकलती भी नहीं थी। दिल्ली शहर में जब वे रहते थे तो वहां उनके कुछ रिश्तेदार भी रहते थे। अगर निशा उनके घर जाती तो जाने से पहले वह पीर मोहम्मद को बता देती थी। ऑफिस से आने के बाद पीर मोहम्मद अगर सिंक में किचन के झूठे बर्तन देखता तो उसे साफ कर देता था। चाय भी बनाकर पी लेता था। आज जब निशा नहीं आई थी तो वह समझ गया था कि कुछ काम होगा उसे, क्योंकि निशा ने उन्हें बता दिया था कि वह बबलू को पार्क में ले जा रही है। निशा एक जिम्मेदार औरत है। दरअसल वह अपनी उम्र से ज्यादा समझदार हो गई थी। शादी करके आई तो उसके कम खर्चे को लेकर पीर मोहम्मद अक्सर दुखी भी हो जाता था। जब कभी दोनों बाजार जाते तो वह अपने लिए कुछ न खरीदती। पीर मोहम्मद उसे बार बार कहता कि कुछ तो खरीद लो, लेकिन वह नहीं खरीदती। पीर मोहम्मद को अंदर से रोने जैसा भाव हो जाता था। निशा ने उसे देखकर कहा, कब आए? थोड़ी देर हुआ है। क्यों बबलू, आज तो मजा आया होगा। निशा ने कहा, आपने कुछ लिया? हाँ, चाय बनाई थी, लेकिन तुम तो जानती हो कि तुम्हारे हाथ की चाय पिए बगैर लगता ही नहीं है कि चाय पी है। निशा और पीर मोहम्मद का विवाह अरेंज्ड से लव मैरिज बन गया था। जब दोनों की शादी की बात चली तो दोनों ने एक दूसरे से मिले बगैर ही शादी कर ली। पीर मोहम्मद और निशा का एक दूसरे से फोन पर बातचीत से ही बहुत लगाव हो गया था। इतना लगाव कि उन्होंने एक दूसरे को देखना भी मुनासिब नहीं समझा था। पीर मोहम्मद के साथ रहते रहते निशा के सालों गुजर गए थे। इन वर्षों में निशा ने पीर मोहम्मद से कुछ डिमांड न की, क्योंकि वह पीर मोहम्मद की माली हालात को अच्छी तरह समझती थी। दूसरी तरफ वह बहुत संकोची थी। उसे लगता कि कोई उस बात को बोल न दे, कोई ताना न मार दे। वह किसी बात को लेकर गंभीर हो जाती है। वह किसी भी बात को बहुत जल्दी दिल पर लगा लेती। बहुत संवेदनशील रहती थी वह। साल 2 साल में कभी कपड़े खरीद लिए, नहीं तो कोई डिमांड नहीं। कहीं घूमना भी नहीं जाना होता। निशा को याद है जब उसकी शादी हुई थी तो पीर मोहम्मद ने कहा था कि वह उसे आगरा लेकर जाएगा, लेकिन उसके पास इतने पैसे ही नहीं हुए कि लेकर जाए। 3 महीने बाद वह अपने मायके चली गई थी। जब वापस आई तो 1 साल के बाद पीर मोहम्मद उसे घुमाने ले गया था। उस समय निशा 2 महीने से पेट से थी। पीर मोहम्मद दहेज तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन सामाजिक रूढ़ियों में वह दबाव में आ गया था। उसके अंदर भी कुछ दहेज को लेकर एक लालच समा गया था। फिर भी अपनी तरफ से कुछ भी डिमांड नहीं कर सका। लेकिन शादी के बाद उसने निशा के माता पिता को सरेआम बेइज्जत किया। पारिवारिक व सामाजिक रूढ़ियों के दबाव में
क्योंकि कोई कितना भी आदर्शवादी बने, लेकिन इस व्यवस्था से निकलना मुश्किल हो जाता है। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं निकले हैं। पीर मोहम्मद परिवर्तनवादी प्रक्रिया में जरूर था। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उसने कुछ मांगा भी नहीं था, लेकिन घर वालों की तानाशी के प्रभाव में आ ही गया था। लेकिन वह एक अच्छा इंसान है जो केयर तो करता है, लेकिन उसमें व्यक्ति को पहचानने की समझ नहीं। वह निशा से कहता कि किसी चीज की आवश्यकता है तो उसे कह दे, लेकिन निशा कहती कि जैसे मैं आपकी दिल की बात समझ जाती हूँ तो आप क्यों नहीं समझ पाते। ये दोनों का बहुत बड़ा विरोधाभास लगता है। शादी के बाद वे 2-3 बार ही लोकल घूमने गए थे। इतने सालों में वे पीर मोहम्मद के साथ 2 बार ही सिनेमा देखने गई थी, लेकिन निशा पीर मोहम्मद को बहुत प्यार करती थी, जबकि पीर मोहम्मद उससे उतना प्यार नहीं करता था, लेकिन वह उसके बगैर रह भी नहीं सकता था। जब निशा उससे नाराज हो जाती या बात करना बंद कर देती, तब पीर मोहम्मद बेचैन हो जाता। प्यार बिल्कुल अंधा होता है। जो व्यक्ति उसके अंदर उसमें समाहित हो जाता है, उससे निकलना एक सच्चे और संवेदनशील व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। शादी से पहले एक बार फोन पर पीर मोहम्मद ने निशा से कहा था, इस बार जब तुम्हारे पापा मम्मी आए तो अपना फोटो जरूर भेज देना। लेकिन जब उसके मम्मी पापा आए तो फोटो नहीं लेकर आए थे। इस पर पीर मोहम्मद ने निशा से अपनी नाराजगी जाहिर की थी। सच्चा प्यार वही कर सकता है जो संवेदनशील है। देश, अपने और समाज के प्रति इसके विपरीत कोई नहीं। प्यार किसी की जान नहीं लेता। प्यार न ही किसी के शरीर का भूखा होता है। प्यार तो समर्पण है एक दूसरे के लिए। प्यार किसी के प्रति ईर्ष्या भी नहीं है। अगर कोई किसी को प्यार करता तो वह उसको दुख नहीं दे सकता, न उसको हानि पहुंचा सकता है। प्यार किसी का रूप रंग भी नहीं देखता है, लेकिन इसको जीवन में ढाल लेना ही जीवन को समझ लेना होता है। इसी प्रकार समाज और देश है। इसके प्रति सच्चा समर्पण किसी व्यक्ति को किसी भी स्तर से दुखी न करना है। लेकिन जब शादी में पीर मोहम्मद ने निशा को पहली बार देखा तो उसे लगा कि कैसी लड़की से शादी हो रही है। इसके तो सिर के बाल झड़ गए हैं। निशा अपने बालों को सामने से ढंक कर रखती थी, जो कि उस पर बहुत भद्दा लगता था। शुरू में निशा में पीर मोहम्मद को कुछ विशेष आकर्षण नहीं दिखा था, लेकिन वह कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि शादी हो चुकी थी। अब वह उसके बंधन में बंध चुका था। अगर वह उसको पहले देख लेता तो शायद शादी न करता, लेकिन वह उससे बेहद प्रेम करने लगा था। निशा उससे ज्यादा प्रेम करती थी। पीर मोहम्मद को स्त्रियों के घने बाल बहुत अच्छे लगते थे। अपनी शादी के बाद वह सोचता है कि क्या उपाय करें जिससे निशा के बाल घने हो जाएं। तब वह बाजार से अपनी हैसियत के अनुसार बाल घने और गंजापन दूर करने के लिए तरह तरह के तेल खरीद कर लाने लगा। उसके सिर पर मालिश भी करता। वह मालिश करता तो निशा को बुरा लगता था, लेकिन पीर मोहम्मद ने उसे बता दिया था कि उसे घने बाल अच्छे लगते हैं और छोटे बॉब कट जैसे। एक बात और थी कि पीर मोहम्मद भी कोई बहुत विशेष न था, लेकिन समाज हमेशा सुंदर बहू की कामना करता है, चाहे लड़का कैसा भी हो। लेकिन निशा दब्बू लड़की नहीं थी। ये चाहत तो पीर मोहम्मद में थी, पर निशा सुंदर थी। दूसरी बात ये भी थी कि निशा उसे बहुत खरा खरा सुना भी देती थी। उसके फजूल खर्ची, जो कि वह नहीं करता था, लेकिन अनावश्यक कोई सामान मंगा ले आना, अपने खर्चे को ताक पर रखकर दूसरों को दे देना। पीर मोहम्मद दिखावटी भी था। एक दिन निशा ने उससे कहा, तुम्हारे साथ इतने वर्ष हो गए, कभी कुछ डिमांड न की। क्या तुम बच्चे की ख्वाहिश भी पूरी नहीं कर सकते हो? लेकिन अब दोनों की स्थितियां बदल चुकी थीं। अब पीर मोहम्मद के पास पहले से बेहतर नौकरी थी। पीर अब 40 का हो गया था और निशा 30 की। लेकिन सच्चाई तो यह भी थी कि निशा ने उसके साथ बहुत समझौता किया था। पीर मोहम्मद एक अच्छा इंसान तो था, लेकिन उसमें शुरू में मेल ईगो भी था, कुछ घमंडी भी, जबकि उसके पास कुछ न था। पर उसने अपने मेल ईगो धीरे धीरे समाप्त कर लिया। निशा जब पार्क से आई तो बबलू को लेकर बाथरूम में चली गई थी, क्योंकि भारत में जब से कोरोना फैला, लोगों में एक दूरी सी बन गई। अब सोशल डिस्टेंस ज्यादा ही हो गया है। हाथ धोना, मुंह धोना, कप ढीढ़े बदलना, खासकर बाहर से आने के बाद तो यह एक नियमित दिनचर्या है। निशा सोचती कि क्या यह सामाजिक दूरी पहले कम थी, जो कोरोना की आडिश में और ज्यादा हुई है। मुसलमानों से मिलने जुलने में खास तौर पर शहरी वर्ग में एक संशय पहले ही था, जो अब ज्यादा बढ़ गया है। सीएए और एनसीआर के विरोध के बाद खास तौर पर मुस्लिम मोहल्लों को मुल्क विरोधी गतिविधियों के तौर पर जानना कुछ लोगों की मनोस्थिति थी।
जबकि कोरोना को रोकने का उपाय सरकार ढूंढ नहीं पा रही थी। जल्दी जल्दी बबलू के हाथ मुंह धोकर बाथरूम से निशा ने उसे बाहर भेज दिया था और पीर मोहम्मद ने उसे दूसरे कपड़े पहना दिए थे। अब बबलू उसके साथ खेलने लगा था। कुछ देर के बाद निशा पीर मोहम्मद के लिए चाय लेकर आई। वह बबलू के साथ खेल रहा था। बबलू को दूध और कुछ बिस्कुट दिए थे। दोनों चाय पीने लगे। तब निशा ने पीर मोहम्मद को पार्क वाली घटना बताई कि बबलू कैसे गुम हो गया था। गुम क्या, उसकी शरारत थी। एक आदमी ने मदद की, सहयोग किया खोजने में। इस पर पीर मोहम्मद गुस्सा हुआ, लेकिन जल्दी ही शांत हो गया, क्योंकि वह जानता था कि उसका गुस्सा निशा के सामने नहीं चल सकता। चलेगा तो उसे ही सॉरी बोलना पड़ेगा, नहीं तो निशा गुमसुम हो जाएगी। घर का सब काम करेगी, लेकिन उससे पहले जैसा व्यवहार नहीं करेगी। निशा ने अपने को पहले से बहुत बदल लिया है। फिर पीर मोहम्मद उसको समझ ही चुका था। उसने कहा, देखो यार, नया शहर है, हम किसी को ज्यादा जानते नहीं हैं, तुमने मुझे फोन क्यों नहीं किया? निशा ने कहा, मैं काफी डर गई थी और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। चलो कोई बात नहीं, अब खुश हो जाओ। क्या नाम था उस आदमी का? सरफराज खान। छुट्टी वाले दिन उसको खाने पर बुलाना। मेरे पास तो उसका फोन नंबर भी नहीं है, पीर मोहम्मद ने कहा। 2 दिन के बाद सरफराज ने निशा को फोन किया और मिलने की इच्छा जाहिर की। निशा संकोच करते हुए उसे टाल न सकी, क्योंकि उस दिन का एहसान था। निशा ने उसे अगले दिन मिलने की बात कही। कहा कि वह सुबह बच्चे को स्कूल वैन तक छोड़ने आती है, उसके बाद मिलेगी, क्योंकि वह भी सेक्टर बी में ही रहता था। निशा बबलू को छोड़ने के बाद उससे मिली। सरफराज बहुत खुश हुआ और वह उसके लिए चाय बनाकर भी लाया। निशा ने देखा कि उसके फ्लैट में बहुत सी पेंटिंग थी। निशा ने पूछा, क्या आप आर्टिस्ट हैं? उसने कहा, जी, पहले मैं विदेश में रहता था, अब फिर कुछ वर्षों से यहाँ हूँ, वहाँ कुछ व्यापार भी करता था। उसने निशा की भी पेंटिंग दिखाई जो उसने बनाई थी, जब उसके आंखों में आंसू आ गए थे, जो बहुत आकर्षित कर रहे था।